चलो शुरू कर रहे हैं 2023 का पेपर और इसके डिस्कशन को शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। 101 क्वेश्चन नंबर 101 नीट 2023 का क्वेश्चन पेपर है ये। मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस अक्रॉस मेम्ब्रेन्स अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखिए पकड़िएगा क्वेश्चन, अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है, आयंस का मूवमेंट हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटेटेड। अच्छा, ये दो जगह आपको मिलता था। पहले एनसीईआरटी जो थी, क्योंकि 2023 का है, तब ये इंक्लूड करके आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस पुरानी वाली एनसीईआरटी से भी। तो पहले एनसीईआरटी में इसको रखा गया था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में, जहां पे आपने पढ़े मूवमेंट एक्टिव और पैसिव, ठीक है, एक्टिव और पैसिव दो तरीके के मूवमेंट होते हैं। अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी मूवमेंट, आपने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आपकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ अमाउंट इधर है, कुछ अमाउंट इधर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड वगैरह इसमें है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट होना है मॉलिक्यूल्स का, तो अगर इसको यहां जाने के लिए या इसको यहां जाने के लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है, तब इस तरीके का मूवमेंट कहलाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। समझ में आई बात या नहीं? और अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, तब इसे क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? ऑस्मोसिस क्या? आप जरा समझिए, एक्टिव और पैसिव में मसला क्या आया? एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? आपने कभी टंकी में पानी चढ़ाया है, पानी देखा है टंकी में भरते हुए, तो मोटर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब आप टैप खोलते हो उस टंकी से पानी लेने के लिए, तो क्या मोटर की रिक्वायरमेंट होती है? नहीं होती है। क्यों? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, पोटेंशियल की बात आ जाती है वहां पे। ऊपर हाई पोटेंशियल है, नीचे लो पोटेंशियल है, फटाफट पानी अपने आप आ जाता है टैप से। लेकिन जब नीचे से पानी ऊपर जाना पड़ता है, तो क्या है, यहाँ ऊपर लो पोटेंशियल है, नीचे हाई है, और उल्टे अगेंस्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जब अगेंस्ट पे काम करेंगे तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मोटर चाहिए होता है, उसको एनर्जी मिलती है, वो वहां से चढ़ाता है। बिल्कुल वही चीज यहाँ भी है कि जब हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में वर्क करते हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर एनर्जी चाहिए है यानी कि एटीपी चाहिए है, तो हम कहेंगे ये मूवमेंट जैसा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। सोडियम पोटेशियम पंप हो जाते हैं, ठीक है। आपके जो सोडियम पोटेशियम पंप है न्यूरॉन्स में, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही एग्जांपल है। अब आ जाते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट पे एनर्जी की नो नीड ऑफ एनर्जी, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक तरफ हाई कंसंट्रेशन होगी, एक तरफ लो कंसंट्रेशन होगी, हाई से लो की तरफ अपने आप मूवमेंट होगा। ये दो तरीके के हो गया मूवमेंट। एक को कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है, और एक होता है ऑस्मोसिस, ठीक। एक और मूवमेंट इसी में ही रख लेते हैं, उसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड, ठीक है, डिफ्यूजन। अब ये क्या है? पहले तो डिफ्यूजन आपने समझा है। डिफ्यूजन क्या होता है? जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, तीनों में हो सकता है। दूसरी बात, इसमें कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत तेजी से होता है। जैसे आपने परफ्यूम की बोतल खोली, कमरे में महक आ गई, आपने इंसेंस स्टिक को जलाया और पूरे कमरे में अगरबत्ती की महक आ गई, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये तो होता है डिफ्यूजन, सिंपल सी चीज है, और बहुत तेज होगा। ऑस्मोसिस और आती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात। पहले ऑस्मोसिस की बात करते हैं। ऑस्मोसिस में एक मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है, उस मेम्ब्रेन का नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल है? सॉल्वेंट, यानी लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, जैसे पानी हो गया। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपने केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा है कि जब अल्कोहल में पानी को मिला देते हैं तब फिर सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होगा। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन है? सेमी परमिएबल है कि सिलेक्टिव? सेलेक्टिवली परमिएबल है, लेकिन फिर भी उसके अंदर सेमी परमिएबल के कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो इसलिए ऑस्मोसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू भी हो जाती है। यानी हाई कंसंट्रेशन है यहाँ पे लिक्विड की, पानी यहाँ ज्यादा है, चीनी और पानी का घोल है, उसमें पानी यहाँ ज्यादा था और यहाँ पानी का घोल कम था, यानी कि यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और यहाँ कम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से सॉल्वेंट जो है वो निकल के हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में चला जाएगा। इस तरीके का मूवमेंट क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, आपने क्या करा, आपने रखा अंगूर को किसके अंदर? चाशनी के अंदर, तो अंगूर जो है वो श्रिंक कर जाता है, ठीक है। ऐसे ही ये क्या है? ये
ऑस्मोसिस है। किशमिश को पानी में रखेंगे तो फूल जाएगी, ये भी ऑस्मोसिस है। अब ये एक्स ऑस्मोसिस और एंड ऑस्मोसिस दो अलग अलग है, वो आगे चले जाएंगे हम लोग, बियॉन्ड द टॉपिक चले जाएंगे। इसके बाद आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन का ही एक टाइप है, बट ये इसमें क्या मिलती है, फैसिलिटी मिलती है। ये भी अक्रॉस मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस होगा और आपको यहाँ पे चैनल प्रोटीन्स मिल जाएंगे, स्पेशल टाइप के कुछ प्रोटीन्स हैं। वो कहेंगे ठीक है तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है, हम तुम्हें एक फैसिलिटी दे देते हैं, प्रोटीन के थ्रू चले जाओ, ठीक है, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल में, लिपिड सॉल्युबल तो जा नहीं सकते, तो लिपिड सॉल्युबल को ले जाने के लिए, लिपिड सॉल्युबल तो चले जाएंगे लेकिन वाटर सॉल्युबल नहीं जा पाएंगे, तो वाटर सॉल्युबल को हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही तो होगा ये, उसी के बारे में तो वही तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो बात हो रही है। तो उसमें क्या होता है, ये आपके चैनल प्रोटीन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको एक फैसिलिटी दे देंगे कि ठीक है तुम वाटर सॉल्युबल हो लेकिन तुम्हारी कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है, हम तुम्हें फैसिलिटी देते हैं, मेरे अंदर से निकल के चले जाओ प्रोटीन्स। क्लियर है? तो इसको क्या कहेंगे हम, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहेंगे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की भी खास बात क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ पे लो कंसंट्रेशन को हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, हाई से लो की तरफ जाएगा, लेकिन ये एक फैसिलिटी देता है कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स को, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ट्रांसपोर्ट का, अब ये टॉपिक पहले था ट्रांसपोर्ट में रखा हुआ, लेकिन आपकी एक टॉपिक है सेल नाम का चैप्टर जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया और वहां पे भी ट्रांसपोर्ट के बारे में बातें हुई हैं, इसलिए हमने इसे डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो ये आपके सिलेबस का ही है, ये मत समझिएगा कि बाहर से है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन के अगेंस्ट में काम हो रहा है, यानी लो से हाई की तरफ जा रहा है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो किस तरीके का मूवमेंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ। क्लियर है? आंसर हुआ इसका 4, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाउ मेनी ATP and NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल? 3 ATP और 2 ATP। अब आपने कैल्विन साइकिल का नाम लिया है तो कैल्विन साइकिल के बारे में थोड़ा सा जानकारी। कैल्विन साइकिल जो है, सबसे पहले तो इसमें ये बताइए कार्बन का जो मूवमेंट है, ये कार्बन का मूवमेंट बताया कैसे उन्होंने, किस तरीके से, कौन सा कार्बन का लिया था आइसोटोप जिसका थ्रू उन्होंने ये बात करी, C14 लिया था। कैल्विन साइकिल में C14 आइसोटोप जो था ये रेडियो एक्टिव था, और इसका मूवमेंट देखा अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, तो उन्हें पता चला कि हाँ पहले ये मॉलिक्यूल बना, फिर इससे ये मॉलिक्यूल बना, फिर ये मॉलिक्यूल बना, फिर ये मॉलिक्यूल बना। पॉइंट पकड़ लिया? तो कैल्विन साइकिल में उन्होंने कौन से कार्बन का यूज करा है, C14। ठीक है, रूबेन कैमन और हेसिड ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था ऑक्सीजन निकलती है किससे, बाय प्रोडक्ट होता है उसका, फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, बट वो पानी से नहीं, CO2 से निकलती है, वो CO2 से नहीं पानी से निकलती है। और उसके लिए उन्होंने कौन सी ऑक्सीजन ली थी, O18, वो उसका आइसोटोप था O18, याद रखिएगा, ये पॉइंट पकड़ने वाले हैं। रूबेन कैमन और हेसिड ऑक्सीजन निकालने का बताया था उन्होंने, रेशन जो डीएनए का रेप्लिकेशन का निकाला था मिशेल्सन और स्टार्क ने, और उन्होंने कौन सी तो वो लिया था, नाइट्रोजन 14 और 15, 14 ठीक है, रेडियो एक्टिव था, नहीं हैवी आइसोटोप था, वो रेडियो एक्टिव नहीं था, ये याद रखने वाली बात है। चलिए अब यहाँ कैल्विन साइकिल की बात करते हैं। कैल्विन साइकिल 3 पार्ट में पूरी होती है, बताइए कौन कौन से? ऑक्सीडेशन, सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ा जाएगा, कार्बोक्सिलेशन। दूसरा होता है रिडक्शन, जिसमें हाँ रिडक्शन में ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा। हाँ रिडक्शन में एक बड़ी चीज, रिडक्शन में लगते हैं 2 ATP और 2 NADP, और किसके लिए, फॉर 1 एटम, 1 कार्बन, एक कार्बन के लिए। और तीसरा आ जाता है रीजनरेशन, इसमें सिर्फ 1 ATP लगेगा, रीजनरेशन में सिर्फ 1 ATP लगता है फॉर 1 कार्बन। ऐसे कितने साइकिल चलते हैं ग्लूकोज को बनाने के लिए? 6। ग्लूकोज को बनाने के लिए ऐसे 6 साइकिल लगते हैं, यानी कि एक के लिए अगर ये है 3 ATP और 2 NADH, तो बताइए टोटल 6 के लिए कितने हो जाएंगे, 18 ATP और 12 NADPH2। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं? यस सर। तो यहाँ आंसर क्या जाएगा, यहाँ कह रहा है ग्लूकोज को बनाने के लिए तो 18 ATP और 12 NADPH2। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नहीं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मैग्नीज। देखिए दोनों क्वेश्चन ऊपर नीचे एक ही चैप्टर से उठा दिए।
अब क्वेश्चन आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। आपने प्लांट न्यूट्रिशन चैप्टर था आपके में जो हटा दिया गया सिलेबस में से। प्लांट न्यूट्रिशन में दो तरीके के न्यूट्रिएंट थे, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। टोटल 17 न्यूट्रिएंट थे, ठीक है। तो मन इसको हमने याद करने का तरीका मन बी टू जन मो कल फे नी, ठीक है। ये हमने याद करने का तरीका है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक और है माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, ठीक, माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब अगले आते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, CHONMG, ठीक है, और SPN। तो ये क्या हो गया, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, आयरन और निकेल। ये क्या हो गया तुम्हारे माइक्रो न्यूट्रिएंट। CHONPKCASMG। तो C कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम, ठीक है, सॉरी मैग्नीज है। तो सॉरी ये मैग्नीज, ये मैग्नीशियम। तो यहाँ पे ये हो गया आपके कौन से मैक्रो, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट। क्लियर हो गई मेरी बात या नहीं? प्लांट्स में था, याद कर लीजिए, जरूरत पड़े तो ठीक, ना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको याद होना चाहिए। अब इन्हीं के फंक्शंस की बात करी थी उन्होंने कि नेक्रोसिस किसमें होती है, क्लोरोसिस किसमें होती है, ठीक है, किसकी कमी से होती है, किससे ज्यादा से। उसी में फोटोसिंथेसिस में उठा के क्वेश्चन रखा गया, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। देखिए स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के लिए सबसे पहले तो आपको बता दें ये क्यों होता है वाटर की स्प्लिटिंग। वाटर की स्प्लिटिंग होती है फोटो सिस्टम फर्स्ट में, और फोटो सिस्टम फर्स्ट में क्या होता है, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं वो इसे ट्रैप करते हैं, किसको, लाइट को, और वो एक्साइट होते हैं, ठीक है। तो फोटो सिस्टम सेकंड में होती है ये काम, और फोटो सिस्टम फर्स्ट में नहीं होता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट में नहीं होता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर फोटो सिस्टम सेकंड में होती है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट को चाहिए होता है। हाँ, क्योंकि अगर Z स्कीम की बात करी जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको मिलना है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ऐसा काम होगा। क्लियर है? तो अब बात आगे की इसमें करते हैं। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन भाग जाता है ऊपर और ये यहां से निकल के NADPH2 को मिल जाता है, तो यहां इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब अगर इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो भाई साहब क्या होगा, यहां पे वाटर स्प्लिट होता है। दो मॉलिक्यूल वाटर के स्प्लिट होते हैं और वो बनाते हैं 4H+, 4 इलेक्ट्रॉन्स और 1 ऑक्सीजन। और इसको तोड़ने के लिए जरूरी है मैग्नीज, Mn, मैग्नीज Mn+2, हाँ 2+ में, और क्लोरीन, और साथ ही साथ हाई एनर्जी, ठीक है। समझ में आ गई बात या नहीं? तो वो क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है कि इसमें से कौन सा है, तो वो मैग्नीज होगा वाटर को स्प्लिट करने के लिए। इसे कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, और इसी से ऑक्सीजन निकल जाती है। और इस ऑक्सीजन का पता लगाने के लिए कौन सा ऑक्सीजन का रेडियो आइसोटोप लिया गया, O80। पॉइंट पकड़ने वाले हैं, आप चाहिए रखिए चाहे ना रखिए, आपके ऊपर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कह रहे हैं एंडार्च एंड एग्जार्च आर टर्म्स ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी, ठीक है। एग्जार्च कंडीशन और एंडार्च कंडीशन आपने पढ़ी है। देखिए प्लांट में जो जाइलम है, ठीक है, जाइलम रूट और स्टेम में जब देखना, रूट में जब देखा जाता है तब ये देखा जाता है, और स्टेम में कि ये प्रोटोजाइलम पहले है कि मेटाजाइलम पहले। अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है तो एग्जार्च कंडीशन होती है, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है तो एंडार्च कंडीशन होती है। और इसको पकड़ने के लिए जाइलम का यूज करते हैं। तो ये तो पॉइंट हमें सही लग रहा है। सेकेंडरी जाइलम बात है तो प्राइमरी जाइलम होता है, गलत है। लेकिन प्राइमरी जाइलम होता है, प्रोटोजाइलम की बात हो रही है, ये तो कह रहा है सेकेंडरी, है ना। तो ये तो बात हो गई गलत। अब आ रहे हैं एग्जार्च कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ रूट सिस्टम। रूट में एग्जार्च कंडीशन मिलती है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ मिलता है, बिल्कुल सही है। तो ये पॉइंट तो सही हो गया। तो आंसर इसका क्या जाएगा, इसका आंसर जा रहा है स्टेटमेंट 1 गलत और सेकंड सही। फोर्थ ऑप्शन, ठीक। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, लेट वुड और अर्ली वुड। छोड़ दीजिए इसको, ये हमारे सिलेबस में डेवलपमेंट है ही नहीं। हाँ,
अब सेकेंडरी, असल में ये सेकेंडरी ग्रोथ और उसके आगे की बात है, वो हमारे सिलेबस से कट कर दिया गया तो उसको हम हटा ही दे रहे हैं, बेवजह का डिस्कशन नहीं। ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट। देखिए ये आपका एनसीईआरटी में बायोटेक्नोलॉजी में लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि जब डीएनए को हम लोग प्योरीफाई करते हैं तो आपने क्या करा, जीन निकालना था। जीन निकालने के लिए आपने सबसे पहले मान लीजिए किसी सेल के अंदर से निकाला, तो आपने वो एक सेल ली, सब वो बनाना वाला यही होता है ना? यस, वही बात हो रही है जो आपके प्रैक्टिकल में कराया गया, बनाना या उसको मैश करके और उसमें इथेनॉल मिला। थोड़ा सा रुकिए, सेल ले ली और सेल के अंदर हमारा जो होता है वो न्यूक्लियस है, ये सेल है, ठीक है, आसपास सेल, ये न्यूक्लियस। तो सबसे पहले सेल को तोड़ना होता है। सेल को तोड़ने के लिए कौन से एंजाइम, अगर ये सेल प्लांट सेल है तो सेलुलेज, अगर ये फंगस है काइटिनेज, और अगर ये तुम्हारी बैक्टीरियल सेल है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। समझ में आई बात या नहीं? इन 3 एंजाइम से इसको तोड़ लेते हैं। अब हमें पहुंचना कहाँ है, डीएनए निकालना है। तो डीएनए तो होता है न्यूक्लियस के अंदर, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर है तुम्हारा डीएनए। तब क्या करेंगे, तब इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी तोड़ना पड़ेगा, प्रोटीन्स को तोड़ना है। कौन सा एंजाइम, प्रोटीन्स को तोड़ने के प्रोटीएज। इसके अलावा यहाँ लिपिड्स भी हैं तो लाइपेज, ठीक है। अगर आरएनए भी है तो आरएनएज। अब हमारा जो डीएनए निकल के आया, ये डीएनए ऐसे गुच्छे फॉर्म में कहीं पड़ा होगा। ये पूरा करने के बाद हमने कहाँ रखा हुआ है, इसको इसमें रखा हुआ है, इसी में तो ये काम हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में काम हो रहा है। अब हमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है, तो क्या करते हैं हम, ठंडा ठंडा इथेनॉल डाल देते हैं, चिल्ड इथेनॉल, जिससे क्या होता है डीएनए ऊपर की तरफ ऐसे तैरने से लगता है। उसे निकालने का प्रोसेस क्या कहलाता है, स्पूलिंग कहलाता है। उस डीएनए को बाहर निकालने का प्रोसेस स्पूलिंग। तो अब वो ये कह रहा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जब हम डीएनए को प्योरीफाई कर रहे हैं तो चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट कर रहा है, किसको, डीएनए को कर रहा है, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट, द जीन गन मेथड यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ डैश मेटल्स आर यूज्ड। गोल्ड का होता है जी। आपने सबसे पहले तो ये बात आती है कि ये काम कहां हो रहा है। आपने कहा किसी होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाना था। क्या करना था, कॉम्पिटेंट होस्ट की कंडीशन आती है, वहां एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो आपने जो डीएनए निकाला था, इस डीएनए को निकाल के किसी सेल के अंदर भी डालना था। तो जब आप किसी सेल के अंदर डाल रहे हो तो क्या वो सेल इस डीएनए को ले लेगी, तो ऐसे तो नहीं ले लेगी। तो क्या करना है, आपको इस बैक्टीरियल सेल है या प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, इसके अंदर डालना है डीएनए। तो इसको क्या करना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट करना पड़ेगा। या तो शॉक थेरेपी देते हैं, यस, या बायोलिस्टिक। एक एक करके आओ। सबसे पहला पॉइंट था बाइवेलेंट आयन। यहाँ कैल्शियम आयन का यूज करा गया था, जिससे क्या होता है, इसके अंदर के जो पोर्स होते हैं वो साइज में बड़े हो जाते हैं और इसलिए ये आसानी से डीएनए अंदर चला जाएगा। पहला पॉइंट। प्लांट सेल्स में प्लाज्मा डर्मेटा होता है ना कम्युनिकेशंस के लिए। अगला क्या है, अगला यहाँ पे आ सकता है, दूसरा पॉइंट है हीट शॉक। हीट शॉक क्या होता है, इसमें आप सबसे पहले इस सेल को कहाँ रखेंगे, सबसे पहले ठंडे पे रखेंगे। 0 डिग्री टेम्परेचर के बर्फ के ऊपर रख दिया आपने, फिर उसको अचानक से 42 डिग्री का टेम्परेचर दे दिया, इसे क्या, हीट शॉक। और फिर अचानक से ठंडा कर दिया। जैसे ही 42 पे गएंगे इसके पोर्स खुल जाएंगे, फिर ये अंदर जा सकता है, इसे कह दिया हीट शॉक। तीसरा मेथड हम तब यूज करते हैं जब ये प्लांट सेल होती है, तब इसे जीन गन या बायोलिस्टिक कहते हैं। जीन गन क्या होती है, गन कोई बड़ी बंदूक नहीं है, इसमें छोटी छोटी सी गन के जैसी गोलियां हैं। वो जो गोली है वो किसकी बनी हुई है, टंगस्टन या गोल्ड की। वो टंगस्टन या गोल्ड की बनी हुई है, जिसके ऊपर डीएनए, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए जिसे भेजना है, उसको हम उस पर रैप कर देते हैं और इसे सेल के अंदर डाल देते हैं। मतलब फोर्सफुली डालेंगे, शॉट देंगे तो शॉट मतलब गन सही करेंगे, तो इसलिए इसको हमने जीन गन कह दिया। वो किसका बना होता है, टंगस्टन या गोल्ड का बना होता है, ठीक है। ये पॉइंट तो समझ में आ गया, लेकिन अभी हमारा टॉपिक पूरा नहीं हुआ। क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, एनिमल सेल। हाँ, ये करते हैं प्लांट्स के लिए। ये किसके लिए करना है, प्लांट्स के लिए करना है। यस सर। अब एनिमल सेल होगा तो क्या करेंगे, माइक्रो इंजेक्शंस का यूज करते हैं, ठीक है। आपने एनिमल सेल पकड़ी, इसमें इंजेक्शन के थ्रू डाल दिया, माइक्रो इंजेक्शन। यस। इसके बाद तीसरा जो, सॉरी, एक और मेथड है, वो नेचुरल वेक्टर्स का यूज करते हैं। नेचुरल वेक्टर्स दो नाम बताओ, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस या राइनोवायरस,
ठीक है, उनका यूज कर लेते हैं। एग बैग भी तो यूज हो सकता है। वो तो वेक्टर है, हाँ। वो तो वेक्टर है। हाँ। और ये जो है ये होस्ट के अंदर डालने के लिए वो हाँ उसमें जीन को मिलाएंगे। यस, वो एग बैग जो है उसमें जीन को मिलाते हैं। और एनिमल सेल के लिए राइनो वायरस, सॉरी प्लांट सेल के लिए प्लांट्स एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है। अब हमारा ये टॉपिक पूरा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। इसका आंसर मिल गया आपको, टंगस्टन में लगाएंगे, ठीक। अगला, ये भाई साहब हिस्टोरिक कंजर्वेशन के लिए एक समिट हुई, अर्थ समिट कहलाती है, ठीक है। रियो डी जेनेरियो में हुई थी अर्थ समिट। कहाँ हुई थी बेटा? रियो डी जेनेरियो में हुई थी। और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए ये समिट हुई थी। कब हुई थी? 1992, ठीक है, 1992 में हुई थी। ये याद करने वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा डिस्कशन करनी नहीं है। आगे आते हैं। इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स। देखिए साहब, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात होती है तब हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड नाम की कुछ चीजें मिलती हैं। और एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक में ये कहां पे मिलेंगे? कौन कौन सी चीजें? पहला सिनर्जिड है, दूसरा जाइगोट है। देखिए, जब हमारा ये एक एम्ब्रियो सैक होता है तो इसमें तुम्हारी 3 सेल मिल रही हैं, 4, ठीक है। अच्छा, ये टाइप भी बता, 3 टाइप के हैं। इसमें माइटोसिस होता है, माइटोसिस डिवीजन 3 कॉन्सेक्यूटिव कौन से होते हैं? 3 माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक। अगर चैलेजा की तरफ की बात करी जाए तो चैलेजा में, चैलेजर पोल की तरफ होता है 3 एंटीकोडल सेल। माइक्रोपाइल की बात करी जाए तो 2 सिनर्जिड्स होती हैं जिसमें फिलीफॉर्म एपरेटस होता है और एक एग सेल होती है। अच्छा, सब पोलन ट्यूब भी माइक्रोपाइल की तरफ से आती है? यस, पोरोगैमी कहते हैं उसे। और ये जो है बीच वाली सेंट्रल सेल होती है। इस कंडीशन कहते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। अब यहाँ आती है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट हैं, ठीक है, 2 मेल गैमीट है। एक मेल गैमीट एग सेल से फर्टिलाइज हो जाता है और क्या बना देता है? जाइगोट। और दूसरा सेंट्रल सेल के अंदर जाता है और दोनों पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज होता है, कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनता है पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो एंडोस्पर्म बनाएगा। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में देखिए, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये 3n कंडीशन हो गई। एग वाला जो है जो फर्टिलाइज होगा वो बनाएगा जाइगोट। ये कौन सी कंडीशन हो गई? ये 2n कंडीशन हो गई जाइगोट में, ठीक है। बाकी सारे हैप्लॉइड हैं, ठीक। तो अब वो पूछ रहा है फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक। फर्टिलाइज हो गया, हमने फर्टिलाइज कर दिया। अब बताइए उसमें क्या है? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड। यानी पहला आपको हैप्लॉइड लेना है। हैप्लॉइड इसमें कौन है? थर्ड होना। सिनर्जिड ये भी हैप्लॉइड, ठीक है। एंटीपोडस ये भी हैप्लॉइड, सिनर्जिड ये भी हैप्लॉइड। तो यहां से तो नहीं मिल सकता। दूसरा आता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये तो 3n होता है। वो कह रहा है दूसरा डिप्लॉइड, तो ये वाला भी नहीं हो गया। दूसरा कह रहा है ये सिनर्जिड, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा कह रहा है जाइगोट, हाँ ये बात सही है, ये 2n होता है। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तो 3n होता है। तो आंसर क्या जाएगा? थर्ड। समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत नहीं है? चल आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अपॉन एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन डीएनए स्ट्रैंड इट्स यूजिंग ब्रोमाइड विल शो। देखिए आपको ये टॉपिक कहां का है? ब्राइट ऑरेंज कलर। हाँ, ये टॉपिक है कहां का? ये टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों कराते हैं? सबसे पहली बात, आपने अभी डीएनए की बात करी, डीएनए निकाला था। जब डीएनए को निकाला था तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू उसे कट करते हैं। इसे मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। इसके थ्रू कट कर देते हैं डीएनए को, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स। अब ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो हैं उनको हमें लेंथ वाइज अरेंज करना है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का, सॉरी एग्रोस जेल का यूज करते हैं। अगर से निकल रहा है और उसके अंदर इसको डालते हैं। और कहां पे डालते हैं? तो डीएनए को रखते हैं नेगेटिव वाले पोल की तरफ और यहां पे होता है पॉजिटिव। तो ये आपका हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। ये हो गया एनोड, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं? और ये हो गया कैथोड, पक्का? या ये कैथोड, देखिए कैटायन होता है पॉजिटिव। कैटायन कैसा होता है? पॉजिटिव। और कैथोड होता है नेगेटिव। और कैथोड होता है नेगेटिव। तो ये याद रखिए, ये कैथोड है, ठीक है। तो कैथोड की तरफ आप डीएनए को फिल करोगे
और ये जाएगा कहाँ, एनोड की तरफ। समझ आई बात या नहीं? देख लो, तो डीएनए सबसे बड़ा रहता है इधर, सबसे छोटा सबसे दूर रहेगा। इस तरह से डीएनए को हम अरेंज करते हैं, लेकिन डीएनए हमें ऐसे दिखता नहीं है। देखने के लिए क्या करेंगे हम इसमें, हम इसे इथेरियम ब्रोमाइड डालेंगे। वही कह रहा है कि इथेरियम ब्रोमाइड डाल दी, लेकिन तब भी ये नहीं दिखेगा, तब इसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देंगे, तब ये ऑरेंज कलर का आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुई बात या नहीं? तो आंसर यहाँ क्या जाएगा, ब्राइट ऑरेंज कलर। कोई दिक्कत? अब आपको पूरा प्रोसेस भी पता चल गया, डिवीजन हो गया। आगे बढ़ते हैं। फैमिली फेबेसी डिफर फ्रॉम सोलिनेसी। देखिए ये सोलिनेसी फैमिली हमारे में है ही नहीं, ठीक है। लिलिएसी फैमिली हमारे सिलेबस में है ही नहीं। है सर, लिलिएसी कहाँ है? सोलिनेसी है, सोलिनेसी है और लिलिएसी भी है। इस बार है लिलिएसी नहीं है भाई, लिलिएसी इस साल नहीं। मालवेसी है, क्रूसिफेरी है, लेगुमिनेसी है, कंपोजिटी और ग्रैनुली है। ठीक है, तो ये आपकी सोलिनेसी फैमिली नहीं है, लिलिएसी फैमिली नहीं है, ठीक है। इसलिए हम ये क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 12 को अगर आप ध्यान दें, GA3 है, तो ये आपको 2024 या 25 के पेपर में भी मिला था। हम पीछे चल रहे हैं ना, 2025 पे 24 पे 23 पे आए, तो आपको यही क्वेश्चन सेम वहां भी मिला था। देखिए क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो इंटरनोडल इलॉन्गेशन क्या होता है कि गन्ने की जो फसल थी, तो राइस में पूछा है इंटरनोडल, अरे यार वो डीप राइस वाटर, इथाइलिन है इसका, डीप राइस की बात हो रही है, लेकिन गन्ने के लिए हम आपको बता रहे हैं। गन्ने में क्या होता है कि भाई साहब ने देखा कि गन्नों की जो ये इंटरनोड्स हैं, इनको इलोंगेट करने के लिए क्या करते हैं, जिब्रेलिन डाल देते हैं, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन। और जब जिब्रेलिन डालते हैं तो ये इंटरनोड्स जो हैं वो इलोंगेट हो जाती हैं, और गन्नों की फसल जो है वो 1 टन पर एकड़ के हिसाब से बढ़ के आई, मतलब इंक्रीमेंट हो गया, 1 टन ज्यादा मिला पर एकड़। तो इसलिए इंटरनोडल इलोंगेशन करते थे गन्ने में। सही। अब बात आती है कि भाई साहब आपका जो राइस प्लांट है, यहां आपको क्वेश्चन देखना है सिर्फ इसी से नहीं, अब आपको राइस प्लांट की बात करना है। यहां से ये क्वेश्चन अलग हो जाता है 2024 और 25 से। राइस प्लांट में क्या होता है कि राइस प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई ऐसे किया गया, ठीक है, कि वो ऊपर की तरफ उठ जाए, और उसके लिए यूज क्या करा, इथाइलिन, ठीक है। जब पानी ज्यादा भरे तो बाली उसकी भीगे ना, वो ऊपर उठ जाए, तो इथाइलिन का यूज कर लेते हैं, जिससे ये ऊपर की तरफ उठ जाता है। समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत इसमें नहीं? तो इथाइलिन इसका आंसर जाएगा। आगे चलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स एंड सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन टू मैप देयर पोजीशन ऑन क्रोमोसोम वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए कह रहे हैं जीन मैप। अब जीन मैप की बात कर लो, यही तो बात हो रही ना, जीन मैप की। क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स कहां थे, इनको अरेंज करा था, लीनियर अरेंजमेंट क्रोमोसोम्स पे जीन का किसने करा था, मॉर्गन के शिष्य स्टुअर्ट वेंट ने। समझ में आई बात है नहीं? ये मॉर्गन ने भाई साहब ने एक मक्खी के ऊपर काम किया था, ड्रोसोफिला, जिसे हम फ्रूट फ्राई कहते हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इसका नाम है। कितने पेयर क्रोमोसोम होते हैं? 4 पेयर क्रोमोसोम, 4 पेयर होते हैं, ठीक है। उन्होंने ड्रोसोफिला को ही क्यों लिया था? 7 पेयर किसमें? क्योंकि सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कर सकती है, सबसे ज्यादा इसकी मतलब प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी होती है, जनी एक बार में बहुत ज्यादा देती है, शॉर्ट लाइफ पीरियड होता है, एक बनाना के ऊपर कई जनरेशन आ सकती हैं, 2 हफ्ते में अपना लाइफ साइकिल पूरा कर सकती है, और इस पे मेल और फीमेल को आसानी से देखा जा सकता है, वो भी पॉजिटिव उसका फीमेल का ज्यादा दिखता है, तो इसलिए इन्होंने फ्रूट फ्लाई लिया है। इसका आंसर क्या जाएगा? 3rd स्टुअर्ट वेंट, है ना? अच्छा बताया इन्होंने एक्सपेरिमेंट जिन्होंने करा था। हाँ, ये इन्हीं के शिष्य थे, हाँ। इन्हीं के स्टूडेंट थे ये, ठीक है। वही बात है ना सर, जिसमें रिकॉम्बिनेट और लिंकेज के ऊपर था फिर। जी 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 जी, उसके ऊपर ही टॉपिक है।
आइडेंटिफाई अ पेयर ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। ये हर साल आया है। होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस, पिछली बार भी- बताइए। फ्लैजिनेला और सेल्विना। हाँ सेकंड ऑप्शन फ्लैजिनेला और सेल्विना। सल्विनिया, सेल्विनिया तो। ठीक है, ये हेटेरोस्पोरस होते हैं, ठीक। सर हर साल आया, पिछले पेपर में भी था 24 में। बिल्कुल, और हमने ये आपको ढंग से बताया हुआ है, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस अलग अलग एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स? ये भी क्वेश्चन देखो हर साल आया है। tRNA 5 SNRNA और SNRNA सेकंड है। आरएनए, देखिए आरएनए पॉलीमरेज नॉर्मल होता है प्रोकैरियोट्स में, लेकिन जब यूकैरियोट्स की बात आती है तो 3 तरीके का होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट वाला जो फर्स्ट वाला होता है 88S वो ये काम करता है, फर्स्ट वाला ये काम करता है, ठीक है। ये कौन काम कर रहा है? ये फर्स्ट वाला करता है। सेकंड वाला क्या करता है? सेकंड वाला करता है एचएनआरएनए, tRNA वो एमआरएनए या एचएनआरएनए, ठीक है, वो प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, वही एचएनआरएनए की बात हो रही है। ये कौन कर रहा है? सेकंड करता है। और थर्ड वाला और थर्ड वाला जो है वो ये काम कर रहा है। ये है असल में आंसर हमारा थर्ड, टीआरएनए, एसएनआरएनए, ओ सॉरी 5एसआरएनए और एसएनआरएनए। Yes. समझ में आई? एसएन का मतलब क्या होता है? एसएन का मतलब सेडिमेंट्री ना नहीं, अच्छा ऐसा मैं इसका मैं बता रहा। अब आप ही बताएंगे, हम नहीं बताने वाले, ठीक है, आगे बढ़िए। हम नहीं बताएंगे, आप देखिए इसको, बताइए। एसएनआरएनए, या तो था भूल स्मॉल न्यूक्लियर RNA। क्या भाई? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स रेफर्स टू, बताइए। और फर्स्ट वाला है सर। जीन्स दैट एक्सप्रेस एज RNA। आरएनए। ये आपको कब कहाँ मिला? जब आपने ये वाला टॉपिक कहाँ पे आपको मिलेगा? जब आप पढ़ते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की मेथोडोलॉजी, तब वहां पे 2 तरीके से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। कि कौन से जीन आरएनए बना रहे हैं उसे कहते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, और हाँ एसएनआरएनए का मिल गया, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। और कौन से जीन नहीं बना रहे हैं, तो एक ब्लाइंड फोल्डेड मेथड होता है। ब्लाइंड फोल्डेड मेथड में जितना भी डीएनए है वो आरएनए बनाएगा, वो पूरा ले लेते हैं। लेकिन जो हमारा डीएनए आरएनए बना रहा है, सिर्फ उतने ही को देखेंगे, तब हम कहते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। उन्हें क्या कहते हैं? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स कहते हैं। तो ऑल जीन्स दैट एक्सप्रेस एज आरएनए, ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत? यस सर। सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज सेलुलोज नहीं करता है। इट डज नॉट, थर्ड ऑप्शन हो सकता है। थर्ड है सर। कह रहे हैं सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज, क्योंकि जैसे इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता नहीं है सेलुलोज की, जिसमें आयोडीन के मॉलिक्यूल जाके वो बैठ पाए जब और स्टार्च तो कर लेता है। हाँ। आपको एनसीईआरटी में दिया है स्टार्च कर लेता है, लेकिन सेलुलोज नहीं कर पाता है। तो स्टार्च में आपको देखिए, ये स्टार्च का होता है कंपोजिशन, इसमें ब्रांचिंग मिलती है। जब ब्रांचिंग मिलती तो उसमें आयोडीन जाके फंस जाता है, जिसकी वजह से वो कलर दे देता है ब्लू। लेकिन सेलुलोज में ऐसी ब्रांचिंग होती नहीं, वो सीधा सीधा होता है। एमाइलोज, एमाइलोपैक्टिन नहीं मिलता है, तो इसलिए क्या होता है, वो यहाँ पे फंस नहीं पाता है और वो ब्लू कलर देगा नहीं। तो डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स। क्लियर है मेरी बात? यस सर। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं। स्टेटमेंट 1 असर्शन है और दूसरा है रीजन। जो असर्शन है, कह रहा है एटीपी इज यूज्ड एट 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस। 2 स्टेप में है, ये बात सही है। 2 स्टेप में एटीपी यूज होता है। जब आपने ग्लाइकोलिसिस की बात करी तो ग्लूकोज, बोलते जाओ भाई, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पे एटीपी लगती है। हाँ यहाँ फॉस्फेट लग गया तो एक एटीपी यूज हो जाएगा। यहाँ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर यहाँ पे भी एटीपी लगती है। फिर यहाँ लगेगी फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, बाइफॉस्फेट, यहाँ एटीपी लगती है, ठीक है, यहाँ पे भी एटीपी लगेगी। इसके बाद एटीपी निकलना शुरू हो जाती है, एनएडीपी निकलना शुरू हो जाती है ना। तो ये तो बात हो गई, उसने ये बात सही कह दी, ये बात सही है। फर्स्ट एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये बात सही है, पहला एटीपी यहाँ। और सेकंड एटीपी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज, ये बात भी सही है। सही।
बोलो कोई दिक्कत? नो सर, तो दूसरा रीजन भी इसका सही है। क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल सही बात है। हाँ, इसी बात को तो ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो असर्शन सही, रीजन सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्लियर हो गई? चल आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज क्वेश्चन तेजी से हो रहा है क्या? चलिए, हमें लगता है 1 घंटे में डिस्कस हो जाएगा पूरा। क्या फिनोमिना ऑफ प्लियोट्रॉपिज्म रिफर्स टू, देखिए प्लियोट्रॉपी क्या होता है हमने आपको पहले भी बताया है। प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये दो तरीके के इनहेरिटेंस होते हैं। पॉलीजेनिक का मतलब होता है पॉलीजेनिक का मतलब होता है जब ढेर सारे जीन, हाँ ढेर सारे जीन फॉर वन कैरेक्टर, है ना? यस सर, जैसे इसका एग्जांपल था ह्यूमन स्किन कलर, है ना? ए बी बी और सी वाला एग्जांपल, है ना? दूसरा आता है प्लियोट्रॉपी, इसका जस्ट अपोजिट। एक जीन, सिंगल जीन, हाँ होल्ड गवर्न्स मल्टीपल कैरेक्टर्स, है ना? यस सर, मल्टीपल कैरेक्टर्स। यहाँ पे फिनाइल कीटोन्यूरिया आ जाता है, पीकेयू फिनाइल कीटोन्यूरिया आ जाता है। ठीक है, फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में बदल नहीं पाता है तो दिमाग में दिक्कत आ जाती है, लोचा चलने लगता है, उधर यूरिन का कलर भी ब्लैक हो जाता है। तो एक साथ 2-3 कैरेक्टर को ये रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आई बात या नहीं? तो 2-3 कैरेक्टर के लिए तो वो प्लियोट्रॉपी, एक जीन कई कैरेक्टर, प्लियोट्रॉपी कई जीन एक कैरेक्टर, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, अब वो यहाँ पे पूछ रहा है रिफर्स टू थर्ड ऑप्शन, थर्ड है सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? यस सर, कोई दिक्कत? नो सर, इसी में एक एग्जांपल और भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका, एक कैपिटल बी और स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ पे जो जीन है आपका ये स्टार्च की सिंथेसिस के लिए, तो सीड्स का जो शेप होता है और सीड्स के अंदर स्टार्च की सिंथेसिस, दो कैरेक्टर्स को एक ही जीन गिवन कर रहा है। आप जरा देखिए, अगर कैपिटल बी होगा तो ढेर सारी स्टार्च सिंथेसिस होगी, अगर स्टार्च सिंथेसिस ज्यादा हुई तो राउंड, और अगर स्टार्च सिंथेसिस कम हुई तो रिंकल्ड, और बीच वाला तो इंटरमीडिएट, तो साइज भी सीड का और साथ साथ स्टार्च की सिंथेसिस, दो चीजों को गवर्न करना है ये जीन बी वाला। एनसीईआरटी का पॉइंट है। ये भी एग्जांपल किसका हो गया? प्लियोट्रॉपी का। समझ में आई बात या नहीं? चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसमें बताना है। डेट्री फोर्स जो होते हैं वो फ्रेगमेंटेशन कराते हैं। आपको ये चीजें, ये फूड चेन का है और यहाँ पे ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है आपकी फूड चेन में जो ग्रेजिंग है, डेट्राइटस फूड चेन। आपने क्या कहा? आपने कहा कि भाई साहब प्लांट थे, प्लांट को खाया हर्बीवोर्स ने, हर्बीवोर्स को खाया कार्निवोर ने, कार्निवोर गए मर, मरने के बाद यहां से शुरू होता है वापस पुराना साइकिल। तो ये डेट्राइटस होता है। डेट्राइटस कहलाता है मरी हुई जैसे पत्तियां हो गई इन सब। तो डेट्राइटस को सबसे पहले अर्थवॉर्म जो होता है वो इसे क्या करेगा? तोड़ेगा, फ्रेगमेंटेशन के बाद क्या होगा? इसके अंदर के जो मिनरल्स होंगे वो रिस के नीचे जाएंगे, लीचिंग, और फिर आ जाता है मिनरलाइजेशन। उससे पहले ह्यूमस बनेगा, उससे पहले क्या बनेगा? ह्यूमस, उससे पहले कैटाबॉलिज्म। हाँ, फिर उससे पहले कैटाबॉलिज्म। तो क्या होगा? यहाँ पे होगा फ्रेगमेंटेशन, फिर लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, और फिर उसके बाद ह्यूमिफिकेशन, और फिर मिनरलाइजेशन, है ना? यस सर, कोई दिक्कत इसमें? यस सर। तो ये आपका सीन ये है। अब उससे उठा के इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे। फर्स्ट ऑप्शन ह्यूमस, अब डेट्रीवोरस परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, हाँ तो फ्रेगमेंट्स को जो डेट्रीवोरस ही तो कर रहे हैं, अर्थवॉर्म क्या एक डेट्रीवोर ही तो है। तो ये बात पॉइंट तो सही है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको लेना है, तो एक सही हो गया। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन। हाँ, मिनरलाइजेशन में ह्यूमंस को ही करते हैं। अब ये मिनरलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ये दो तरीके से परफॉर्म हो सकता है, या तो तेज होगा या धीमे हो सकता है। इसके पीछे भी दो चीजें हैं, काइटिन होगा तो या तो हाँ, या उसका कंपोजिशन की बात करें या टेम्परेचर की बात करें। अगर काइटिन होगा तो स्लो होगा शायद, हाँ तो स्लो होगा, और अगर सेलुलोज होगा तो फास्ट हो जाएगा। टेम्परेचर का क्या है? टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो फास्ट होगा, तो स्लो होगा, तो स्लो, मॉडरेट होगा
तो ज्यादा होगा, नमी की बात करें तो नमी में मॉइस्चर अगर ज्यादा होगी तो तेज होगा, कम होगी तो धीमे होगा। समझ में आई बात या नहीं? तो अब वो कह रहा है ह्यूमस फर्दर डिग्रेड होगा बाय, हाँ मिनरलाइजेशन में ऐसा होता है। दूसरा कह रहा है वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स डू गो डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। हाँ, सही है। बिल्कुल सही बात कह रहा है। द डेट्राइटस फूड चेन बिगिंस विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी हमने कहा मर गया, मरने से शुरू हुई, तो ये तो पॉइंट गलत हो गया। अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय द प्रोसेस कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। नहीं। क्या अर्थवॉर्म कर रहा है? अभी तो फ्रैगमेंटेशन कर रहा था। समझ में आई बात या नहीं? फर्स्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या जाएगा? क्या होता है, एक बार कैटाबॉलिज्म बता दीजिए। कैटाबॉलिज्म का मतलब देखो, पढ़ो उसमें क्या लिखा है। बैक्टीरिया एंड फंक्शन ऑफ एंजाइम डिग्रेड डेट्राइटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। बस। दिस इज कॉल्ड। तो जब आपने क्या कहा बैक्टीरिया वगैरह, उसको जो क्या करेगा, बैक्टीरिया और फंगस उसके ऊपर एंजाइम डालेगा और धीरे धीरे उसे तोड़ना शुरू और सर करेगा। कैटाबॉलिज्म और लीचिंग में क्या फर्क है? ये भी तो लीचिंग तो जब उसने तोड़ दिया, तब तोड़ने के बाद बारिश हुई, पानी के साथ में रिस के नीचे चला गया, तो वो तो इस फूड चेन से ही चला गया, प्रेसिपिटेट आउट, नीचे चला गया, आपके डाउन लेवल पे ग्राउंड वाटर में चला गया ना। अब ग्राउंड वाटर थोड़ी आ जाता है ऊपर। सर जो ई वाला पॉइंट है उसमें जैसे कैटाबॉलिज्म लिखा, वो प्रोसेस का नाम गलत लिखा है। हाँ, इसे फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। अच्छा अच्छा, ये हाँ। फ्रैगमेंटेशन। और कैटाबॉलिज्म कौन वो कराएगा? जो- वो यहाँ हटाओगे, यहाँ पे आपको फंगस और बैक्टीरिया आएगा। हाँ, क्योंकि कैटाबॉलिज्म तो ब्रेक डाउन करना ही होता है। हाँ, ब्रेक डाउन करेगा किसका? ह्यूमस का। ह्यूमस। ठीक है, जो या फ्रैगमेंट्स का कर देगा, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स का। ठीक, अब इसका आंसर क्या जाएगा? फिलहाल ये दोनों तो गलत हो गए। first फर्स्ट, वाला। सेकंड और थर्ड तीनों है सही ओनली। समझ में आ गई बात? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। द थिकनेस ऑफ ओजोन इन द, देखिए ये आपका अब तो बिल्कुल ही निकल गया टॉपिक। ये पॉल्यूशन चैप्टर था, उसे डॉप्सन यूनिट में नापते हैं, जरा सा याद कर लीजिए। ओजोन जो होता है, ओजोन वर्ल्ड ओजोन डे भी मनाया जाता है, सितंबर में मनाया जाता है। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। और ओजोन की जो परत है उसकी उसकी जो चौड़ाई है, उसको नापने की जो यूनिट है वो है डॉप्सन यूनिट। ठीक है, और कहाँ होती है ओजोन? कौन से लेयर में? स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक नीचे वाले है, छोड़ ने दिया। कर दी, रिव्यू नहीं है। अगला अगला क्या है? द फोर्स जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन, नहीं। ट्रांसपिरेटरी पुल और ये सब चीजें तो हटा ही दीजिए, ये तो पूरी मैकेनिज्म ही हटा दी उन्होंने। Which is the function of tassel in the corn cob। देखिए कॉर्न कॉब एंड टेसल, आपने नाम सुना? कहाँ आ गए हम लोग? प्लांट रिप्रोडक्शन। प्लांट रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने जो बात करी पॉलिनेशन की, तो कॉर्न कॉब और टेसल बताया था। पॉलन ग्रेन आके हाँ, जब आप विंड पॉलिनेटेड की बात करते हैं तब वो वेल एक्सपोज होना चाहिए ताकि पॉलन ग्रेन को वो पकड़ पाए। तो ये क्या करेंगे? ट्रैप करेंगे पॉलन ग्रेन, डिस्पर्स करेंगे, ट्रैप करेंगे। देखो कौन को पैसे डिस्पर्स नहीं, ट्रैप करते हैं। देखो उसमें देखो। कॉर्न कॉब और टेसल ये क्या होते हैं? हाँ सर, सेकंड डे ट्रैप करेंगे। ये ट्रैप करते हैं ना, स्टिग्मा एंड स्टाइल, वही तो है ना? यस टू वे ट्रैप करेंगे। है ना? वही तो बता रहे हैं, ट्रैप करने के लिए तो डिस्पर्स करने के लिए नहीं। ठीक है, इसका तो फर्स्ट ऑप्शन है। रिएक्शन सेंटर पीएस सेकंड हैज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। देखिए हमने आपको अभी जो शुरुआत बताई थी फोटोसिंथेसिस में, तो आपको बताया था दो तरीके के रिएक्शन सेंटर होते हैं, फोटोसिस्टम सेकंड और फोटोसिस्टम फर्स्ट होता है। अब इनके नाम उस पे मत जाइएगा, इनकी डिस्कवरी में पहले डिस्कवर जो है वो फर्स्ट वाला हुआ, सेकंड वाला बाद में हुआ, इसलिए उनको फर्स्ट सेकंड कहते हैं। लेकिन active जल्दी अगर होता है। अगर जेड स्कीम की बात करेंगे तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा, जेड स्कीम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। ये अपने जिस लेंथ के रेडिएशन को पकड़ता है वो है 680 और ये P700 वाले को पकड़ता है। समझ में आई? तो इसका रिएक्शन सेंटर है P680, तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो गया? P680 नैनोमीटर में। नेक्स्ट है इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट, तो टिश्यू कल्चर का एक्सपेरिमेंट हो रहा है। लीफ मेसोफिल cells are put in culture medium to form callus. The phenomena may be called as डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन हो आपको जाएगा। करवाया वो क्वेश्चन ठीक है, टेस्ट में दिया। देखिए आपने कहा डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, ठीक है, और डिफरेंशिएशन। तो क्या होता है जब नॉर्मल हमारा प्लांट बना, प्लांट के जाइगोट से
सारी सेल्स बनना शुरू हुई। जब प्लांट के जाइगोट से सारी सेल्स बनी अलग अलग, तो इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, और इस डिफरेंशिएशन के बाद मान लीजिए हमारा बन गया क्या, कैम्बियम बन गया। ठीक, अब कैम्बियम का फर्दर जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो कैम्बियम भी वापस से क्या होता है, फिर से मेरिस्टेमेटिक में आ जाता है। यानी ये मेरिस्टेमेटिक था, मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बना, डिफरेंशिएशन हुआ, और जब परमानेंट वापस मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट होगा उसे कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, यस सर। और जब मेरिस्टेमेटिक ये डी डिफरेंशिएशन हो गया, परमानेंट किसमें होता है, मेरिस्टेमेटिक में, और जब मेरिस्टेमेटिक वापस से ये वाला मेरिस्टेमेटिक फिर से परमानेंट मिलेगा, इसे कह देते हैं फिर री डिफरेंशिएशन। तो अब वो पूछ रहा है मीजोफिल सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स जो होती हैं ये परमानेंट हैं। ठीक है, और परमानेंट सेल को जब हम टिश्यू कल्चर कराते हैं तो किसी प्लेट में रखेंगे, इनमें से किसी एक सेल को न्यूट्रिशन मीडियम में, और ये सेल फिर से डिवाइड करेगी बहुत तेजी से, और डिवाइड करके एक अनक्लासिफाइड या ये कहते हैं कि अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल कैलस कहते हैं। अनडिफरेंशिएटेड मास, इसे हम क्या कहते हैं, कैलस कह देते हैं। वो कह रहा है इसको इस डिवीजन वाले मास में कन्वर्ट करने के प्रोसेस क्या कहेंगे, डी डिफरेंशिएशन कहेंगे। री डिफरेंशिएशन नहीं हुआ ये डी डिफरेंशिएशन। पहले तो डिफरेंशिएशन से ये परमानेंट हुआ था, फिर परमानेंट फिर से मेरिस्टेमेटिक में आ गया, तो क्या हुआ, डी डिफरेंशिएशन हुआ। क्लियर हो गई मेरी बात? नेक्स्ट, अब फिर असर्शन रीजन है, पुराना ही वाला है जो पिछले 2024 का क्वेश्चन। चलिए फिर कोई बात नहीं है यार। कह रहे द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनिमा स्टेज। सही। देखिए मॉस जो होता है ये किसकी बात हो रही है, ब्रायोफाइट की स्टेज की बात हो रही है। ठीक, ब्रायोफाइट जो शुरू होता है वो किससे शुरू होगा, गैमेटोफिटिक स्टेज से शुरू होता है, वो स्पोरोफिटिक स्टेज से शुरू नहीं होता। थोड़ा लाइफ साइकिल समझेंगे ब्रायोफाइट का, समझा दें। तो देखिए आपने क्या कहा, ये कुछ इस तरीके से इसके राइजोइड्स थे, ये इसका स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे। ठीक है, पेरिचिटियल और पेरिगोनियल लीफ होती हैं, इसमें मेल और फीमेल ब्रांच थी। आपने कहा एंथ्रीडियम एंथीरोजोइड्स में, और आर्चिगोनियम फीमेल वाली ब्रांच के ऊपर होगा। तो एंथ्रीडियम जो होते हैं वो किस तरीके के बल्ब शेप होते हैं, साथ ही साथ इसके ऊपर जैकेट लेयर भी मिलती है। ठीक है, एंथीरोजोइड्स जो निकलते हैं बाइफ्लैजिलेट, ये पानी के थ्रू इसके अंदर गए और यहाँ पे फर्टिलाइज हुए जाइगोट्स। अब ये यहाँ तक तो बात, फर्टिलाइजेशन से पहले तक तो ये गैमेटोफाइट था। ठीक है, यानी हैप्लॉइड था। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तब यहाँ से निकलेगा फूट, फिर सीटा और ऊपर कैप्सूल, ये हो गया स्पोरोफाइट, है ना। स्पोरोफाइट जो होता है ये डिपेंड होता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर, फूट सीटा कैप्सूल। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, गैमेटोफिटिक स्टेज से हो रही है। फिर स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट के जो कैप्सूल होता है उसके अंदर बनते हैं स्पोर्स, गैमा में बनते हैं, और ये स्पोर्स नहीं, कैप्सूल के अंदर गैमा अलग है। गैमा में जो स्पोर्स बनते हैं वो एसेक्सुअल नहीं, गैमा कपिसिन होता है लिवरवर्ट्स में। तो ये स्पोर्स डेवलप करेंगे, सबसे पहले इनके अंदर से कुछ इस तरीके का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। इस स्टेज को कहते हैं प्रोटोनिमा स्टेज, ये हैप्लॉइड होती है। अब यही आगे इसी में बडिंग होगी, नीचे राइजोइड्स आएंगे, ऊपर से नया आ जाएगा, फिर ये गैमेटोफाइट आ गया। तो गैमेटोफाइट यानी यहाँ से ही तो शुरुआत हो रही है। तो इसलिए कह रहा है फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन लाइफ साइकिल कहाँ से है, ये प्रोटोनिमा से है। समझ में आई बात या नहीं, कोई दिक्कत? अब दूसरा कह रहा है प्रोटोनिमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर प्रोड्यूस इन कैप्सूल। देखिए स्पोर से ही तो ये बना है प्रोटोनिमा, तो ये बात भी सही है। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया रीजन का, है ना। तो आंसर क्या जाएगा इसका, ए, फर्स्ट जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, among eukaryotes replication of DNA take place in, यार चाहे यूकैरियोट्स में चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जब सेल साइकिल की बात होती है तो सेल साइकिल कुछ इस तरीके से डिवाइड होता है, G1, S और G2। और यहाँ पे आ जाती है पहले कैरियोकाइनेसिस और फिर साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को भी फर्दर बांटा है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसलिए साइटोकाइनेसिस में सिर्फ सेल डिवाइड होती है। तो ये दो
ये वापस जीवन में भी जा सकती है या ये G0 रेस्टिंग स्टेज में चली जाएगी, जिसे जी नॉट स्टेज कहते हैं, अच्छा इसमें इसे क्वेसेंट स्टेज भी कहते हैं। मेटाबॉलिक क्वेसेंट सेंटर के बारे में भी बताया था, क्वेसेंट सेंटर किसने दिया था? ग्लोब ने दिया था, ये रूट्स में मिलता है। यस सर इसमें जो सर ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता हाँ, इसमें भी मेटाबॉलिकली एक्टिव, इसमें भी एक्टिव, इसमें तो है ही, ठीक है। और यहाँ पे दो काम होते हैं, हिस्टोन अगर ये प्लांट सेल है तब तो यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा हाँ। सिर्फ, अगर ये एनिमल सेल है सेंट्रियोल्स तो सेंट्रियोल्स का भी डुप्लीकेशन होता है यहीं पे, ठीक है। और G2 फेज में बचा हुआ आपका प्रोटीन्स और आरएनए बनेगा, ठीक है। चल तो अब वो यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन क्या हो रहा है? एस फेज या सिंथेसिस फेज में हो रहा है, कोई कह रहा है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? सेकंड। समझ में आई बात या नहीं? एक्सियल प्लेसेंटा, देखिए प्लेसेंटेशन जो है वो आपने पढ़ा है, कितने तरीके का प्रेजेंटेशन होता है? एक्सियल पैराइटल, मार्जिनल, पैराइटल, एक्सियल, बेसल और फ्री सेंट्रल, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं? तो प्रेजेंटेशन जो है वो कितने तरीके का हो गया? मार्जिनल, बस ऐसे ऊपर ले लेते हैं, मार्जिनल, पैराइटल, एक्सियल, फ्री सेंट्रल और बेसल। मार्जिनल यानी मार्जिन्स पे होगा, किसमें मिलेगा? पी, है ना। और पैराइटल यानी कि पेरिफेरी पे होगा, किसमें मिलेगा? बताओ, पेरिफेरी पे बताओ, जल्दी जल्दी एग्जांपल बताओ। एक्सियल यानी कि आपका यहाँ पे हो गया, लेमन और ऑरेंज वगैरह, ये एक्सेस के ऊपर मिल जाएगा। और यहाँ पे आपकी जरा ओवरी देखिए, ये ओवरी यूनिलॉक्यूलर है, यहाँ पे भी ओवरी यूनिलॉक्यूलर है, यहाँ ओवरी ट्राइलॉक्यूलर या मल्टीलॉक्यूलर ओवरी मिलेगी जब बेस। फ्री सेंट्रल यानी कि अब यहाँ पे ओवरी जो है वो यूनिलॉक्यूलर रहेगी, फ्री सेंट्रल। इसमें आ गया प्राइमरोज, सॉरी हां हाँ, ये किसमें मिलेगा? एक्सियल में किसमें? प्राइमरोज और धतूरा इसमें हो गया फ्री सेंट्रल में, है ना। बेस में सनफ्लावर और मैरीगोल्ड शायद। एक मिनट, बेसल बेसल जो होता है वो क्या होता है? सिर्फ नीचे से ऐसे निकल जाता है, ये बेसल हो गया, ठीक है। इसमें हो गया पी, देखा है इसमें आ गया आपका चाइना रोज, और एक्सियल बताओ, चाइना रोज और एक मिनट, चाइना रोज होता है, चाइना रोज तो है सर, एक्सियल में है। एक्सियल में मस्टर्ड चाइना और रोज है। जीमोन होता है। मस्टर्ड भी है, हाँ। मस्टर्ड भी है, हाँ, और जीमोन भी है। आर्जिमोन 11 भी है क्या बोल रहे हो? 11 भी। एक मिनट, तुमने आर्जिमोन का फोर्थ वाला होगा फिर। ये कहाँ से तुम उठा रहे हो? दूसरा वाला क्या बता रहे देखो हो? यार कहाँ कोई बताओ? दो कुछ चल अब देखो, तो यहाँ पे आपका हो गया मार्जिनल, पैराइटल, एक्सियल, फ्री सेंट्रल, बेसल। मार्जिनल का हो गया पी, पैराइटल का हो गया मस्टर्ड और आर्जिमोन, एक्सियल का हो गया चाइना रोज, टोमेटो और लेमन, और फ्री सेंट्रल का हो गया प्राइमरोज और डायंथस। डायंथस, और बेसल का हो गया मैरीगोल्ड और सनफ्लावर। सनफ्लावर से याद आता है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। इस कंडीशन, इसमें कौन सी कंडीशन? एपिगाइनस, एपिगाइनस पेरिगाइनस हाइपर। क्या है ये? और गुआवा में एपी और कुकुम्बर है, इसमें मिल जाती है आपको एपिगाइनस कंडीशन। चलिए अब एग्जांपल के हिसाब से एक्सियल प्रेजेंटेशन बता दो जरा। टोमेटो, डायंथस अलग हो गया, एक्सियल नहीं है। टोमेटो के बाद फिर हमारा ये आ गया पी, चाइना रोज यही है और पेट्यूनिया, ये ले लो, ठीक है। यस सर। समझ में आई? तो पेट्यूनिया इसमें ऐड कर लो यहाँ, वो तो लिखा हुआ है। Clear है? यहाँ पे पढ़ा है। कोई दिक्कत इसमें? पेट्यूनिया ऐड हो गया, No, चलो जैसे लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। यस सर। अरे यार अब भैया आपने 24 और 25 आराम से पूरा कर लिया, अब इसमें मेरे साथ साथ भागते रहो, जल्दी जल्दी पेपर पूरा कर लेंगे। ओके सर। अरे रेस्पिरेशन लॉस 29 129 क्वेश्चन 29 बताइए। सर रेस्पिरेशन लॉस थर्ड। GPP माइनस R इज इक्वल टू NPP। हाँ। तो R क्या है? अरे यार ये बेसिक सी चीज है, बहुत ही बेसिक। आपने एनर्जी की बात करी थी, तो वहां पे प्रोडक्टिविटी वाला जो टॉपिक था उसमें बात आई थी GPP, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या होती है कि जब कोई प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो जितनी भी बना रहा है वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। लेकिन अब इस प्लांट को अब इतनी नीड है।
हर्बीवोर खाएगा, तो उसमें कुछ निकल जाएगी रेस्पिरेशन। जो हर्बीवोर खाएगा वो इस प्लांट का कुछ ही पार्ट तो उसके अंदर जाएगा, क्योंकि प्लांट अपने अंदर भी तो कंज्यूम कर रहा है। तो अपने अंदर जो कंज्यूम कर रहा है तो जीपीपी तो उसने बनाया था टोटल, लेकिन अपने जिंदा रहने के लिए जितना चाहिए है वो है रेस्पिरेशन। तो क्या है? रेस्पिरेशन है, प्लांट की एनपीपी या रेस्पिरेटरी पार्ट। अब तो इसमें क्या बचा? इसके बाद जो इसमें बचा वो था एनपीपी। ये अवेलेबल होगा किसको? हर्बीवोर्स को। तो हर्बीवोर्स का एनपीपी क्या हो गया? वो ये है, ये इसके लिए हो गया जीपीपी की तरह एक्ट करेगा। अब जब इसमें ये आर कर देंगे तब ये इसका बन जाएगा एनपीपी, ठीक है। और ये कौन खाएगा? इस एनपीपी को खाएंगे कार्निवोर्स। ये कार्निवोर के लिए जीपीपी की तरह एक्ट करेगा। समझ में आई बात या नहीं? यस सर। और इसी के ऊपर 2025 का क्वेश्चन है ना, यही तो क्वेश्चन था। ये याद रखिए, रेस्पिरेटरी लॉस है। आगे आते हैं, ये यहाँ पे एक टर्म है रेस्पिरेटरी क्वोशंट। ये क्या होता है? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्यों नॉट ये हमारा वो रेस्पिरेटरी है क्वोशंट क्यों अ, क्या होता है? अगर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हाँ। तुमने ली, सॉरी कितनी ऑक्सीजन ली, CO2 इवॉल्व और O2 वो हाँ अपॉन CO2। फैट आता 0.7 आता है। यस, और- फैट में तुम्हारा एक स्पेशल फैट है, हाँ। नाम लिखा हुआ है उसका। क्या नाम लिखा है फैट का? 0.7। प्रोटीन के लिए प्रोटीन के लिए 0.1 और कार्बोहाइड्रेट के लिए बनता है, वन- कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का। ग्लूकोज के लिए तो 1 हो गया। प्रोटीन के लिए बताओ 0.9। क्या भाई तुम लोगों का हालत तो बहुत बुरी है। रेस्पिरेटरी लॉस, रेस्पिरेशन में जाओ। ओहो ओहो ओहो, ये हालतें हो गई। इसका तो याद था ट्राइपामेटिक एसिड। हाँ, प्रोटीन के लिए कितना? 0.9 है। हैं? यस। देखा नहीं देगा? तो फिर मैलिक एसिड के लिए कितना है? 4 याद ऑक्सैलिक एसिड के लिए 4 है। हाँ, यही मैलिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड 4। समझ में आई बात या नहीं? Yes. याद रखो भैया ये सब चीजें। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन क्या होता है बताओ? हाँ। पार कितना होता है रेंज इसकी? 400 से 400 से 700 700 कौन? नानोमीटर। ठीक है, चार- रिप्रोडक्टिव एलोकेशन ये हम लोगों का टर्म ही नहीं है। आगे आते हैं। Which of the following stages of meiosis involved division of centromere? सेंट्रोमियर के डिवीजन के लिए कौन से स्टेज होगी? क्वेश्चन ऑफ ब्लड के पूछा गया था, इसका थर्ड है, एनाफेज सेकंड है ना? वो देखिए- डिवीजन सेंट्रियोल याद आ हाँ, देखिए ये आपका कौन होता है? सेंट्रोमियर होता है। ये आपके फिलामेंट्स हैं दोनों। यहाँ आके आपका लग जाता है स्पिंडल फाइबर। जब स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर जब खींचेगा तो सेंट्रोमियर बेचारा टूट जाएगा, स्पिंडल फाइबर एक इधर चला जाएगा और ये इसे लेके चला जाएगा। तो ये डिवीजन कहाँ पे हो आपको देखने को मिलेगा? एनाफेज से। एनाफेज में। और मेटाफेज में देखिए, हाँ मेटाफेज में तो सब के सब आ जाते हैं, लेकिन कभी ये अपोजिट पोल पे चलना नहीं शुरू होते हैं। एनाफेज पे ही होगा, चाहे वो सेकंड हो चाहे फर्स्ट हो, कोई भी हो, एनाफेज में ही आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, सेकंड में ही होगा, फर्स्ट में नहीं। फर्स्ट में तो आपके क्रोमोसोम्स अलग होंगे। किसमें सर? एनाफेज सेकंड में ही होगा, फर्स्ट में नहीं होगा ये। इस हाँ। सेंट्रोमियर डिवीजन होगा। नहीं, वहाँ क्रोमोसोम्स अलग अलग होंगे एनाफेज फर्स्ट में। Spraying of which of the following phytochrome on juvenile conifers helps in hasten the maturity period that leads to early seed production? बताइए जिब्रेलिक वाला होगा, वो जल्दी कर देता है ना। क्या है इसका? बताओ। 131 Second. 2 है। हाँ, जिब्रेलिक एसिड। है? यस सर। ठीक है। सीड प्रोडक्शन में, अर्ली सीड प्रोडक्शन के लिए मैच्योरिटी पीरियड को बढ़ाता है वो है जिब्रेलिक एसिड। देखिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको रट्टा मार ही लीजिए। एक तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, हार्मोन ऑक्सीजन जिब्रेलिन। हाँ, दूसरा आपको हमने सेल के ये इस डिवीजन से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आपके अभी जो हमने मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर था उसके एग्जाम्पल्स सारे रट डालिए, उससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये तो कुछ ऐसे हैं जो आउट ही रहते हैं। अब अगर आप इससे भी ना कर पा रहे हैं तो फिर बेकार ही हो जाएगा। अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ये हर्षे और चेज साहब थे, इन्होंने लास्ट में सबसे आखिरी दिया था
1950 समथिंग में दिया था, ठीक है, 52 था शायद, 1952 में इन्होंने सर experiment पैट्रिक किया। क्लिफर्ड ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वाला सबसे पहला, हाँ, ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया Transforming। 1928 में, हाँ। और वहां से ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने जिसको लिया था वो बैक्टीरिया था जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये निमोनिया कॉज करते थे। इसके दो स्ट्रेन थे, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, और माइस लिए थे, उनके ऊपर लगाया था। अगर आर वाले को लगा रहे थे जिंदा था, तो वो जिंदा था, एस वाला थे बोल रहे हैं। एस वाले में मर जा रहा था, और दोनों को मिला के लगा रहे थे, हीट किल हीट किल्ड करा था एस वाले को तो भी बच जा रहा था, लेकिन हेड किल्ड एस वाला और आर वाले को मिला के लगाया तो फिर मर जा रहा था। तो उन्होंने कहा ये कोई ना कोई एस वाले के अंदर की, हीट किल्ड एस वाले के अंदर की कोई चीज होगी जिसने आर वाले को ट्रांसफॉर्म किया ये होगा। नहीं बता पा रहे थे कि ये कौन सी DNA चीज है, थी? हाँ। उसके बाद फिर दूसरे आए, फिर आए एवरे, मैक्लियोड और मैककार्थी। इन्होंने 1933 से 44 तक लगातार 10 साल तक एक्सपेरिमेंट किए, प्रोटीएज, डीएनएज और आरएनएज एंजाइम का यूज करा, और उससे फाइनली इन्होंने बताया कि डीएनए ही होता है। लेकिन अनइक्विवोकल यानी अभी भी कुछ शंकाएं थी। फिर हमारे ये साहब आते हैं, और हाँ, हर्शे चेज ने एक्सपेरिमेंट किया, शायद 1952 था या 58 है, अब आप ये कंफर्म करिएगा, ये हमें एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है, शायद 58 है, ठीक है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि अभी 52 और 58 का झमेला ये है कि फिर डीएनए की डिस्कवरी के ऊपर भी बात आती है यहीं पे, उसमें भी यहीं पे यही है, 52 या 58 वाला है, उसी में थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो रहा है। अगर आप देखना है तो देख लीजिए उसको, ठीक है। फिर हमें बताइए कि क्या है इसमें सल्फर। हाँ, तो ये 1952 में कंफर्म हो गया। 1952 के बाद 1953 में वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया। लेकिन डीएनए का अगर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की बात है तो डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई? तो न्यूक्लिन नाम दिया गया था, किसने दिया था? फ्रेडरिक मिशर ने दिया था। कब दिया था? 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिन नाम दिया था। एक कुछ एसिडिक मटेरियल दिया था, उसको देखा कि हाँ साहब ये न्यूक्लिन नाम रखा। फिर इसके बाद आगे डीएनए का डिफ्रैक्शन हुआ, एक्सरे डिफ्रैक्शन हुआ, किसने करा था? विल्किंसन और फ्रैंकलिन, है ना। उसके बाद फिर वॉटसन और क्रिक ने उसी एक्सरे डिफ्रैक्शन के डेटा बेसिस पे डीएनए का स्ट्रक्चर बताया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, ये जिस डीएनए का था वो कौन सा डीएनए था? वो बी डीएनए था। और फिर इसके बाद आगे एक और साहब थे जिनको कहते हैं चारगाफ ने रूल दिया, उन्होंने चारगाफ रूल दिया था, और एक और भी तो है, प्यूरीन्स इज इक्वल टू पिरिमिडीन। और इसी के ऊपर डीएनए का क्वेश्चन आ जाता है कि अगर 20% एडेनिन है, ठीक है, तो बताइए ग्वानिन कितने परसेंट होगा? बता सकते हो क्वेश्चन? अगर 20% एडेनिन है किसी डबल हेलिकल डीएनए में, 30% होगा। देखिए एडेनिन जितना होगा उतना ही थाइमिन होगा, 20% थाइमिन हो गया, यानी टोटल ए और टी मिला के हो गया 40%। अब G इज इक्वल टू C होता है, ठीक है। तो अब ये टोटल मिला के कितना आना चाहिए? 60% आना चाहिए। तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, यानी 30 और ये 30। समझ में आई बात? यानी इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं पुराने डीएनए के बेसिस पे। चलिए, क्वेश्चन का आंसर हमारा अनइक्विवोकल प्रूफ जो था वो किसने दिया था? एवरे, मैक्लियोड और मैककार्थी ने दिया था। और इन्होंने किसका यूज किया था? नहीं, हर्शे और चेज ने दिया था। और इन्होंने किसका यूज किया था? बैक्टीरियोफेज का यूज किया था, ठीक है। बैक्टीरियोफेज में इन्होंने हाँ रेडियो एक्टिव मटेरियल दिए थे। एक बैक्टीरियोफेज में रखा था प्रोटीन को रेडियो एक्टिव करा था, उसमें क्या रखा था? -32 यूज की थी सर। प्रोटीन में होता है सल्फर, हाँ, S35 यूज किया था, ठीक है। और ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के नाम बताओ? सिस्टीन और मिथियोनिन। अरे यार, डीएनए जो होता है, डीएनए में फास्फोरिक एसिड होता है, तो यहाँ पे दूसरा वाला जो लिया था उसके फास्फोरिक सर एसिड एक बार सिस्टीन और मेथियोनिन का बता दी, कहां लिखा है? लाइसिन और आर्जिनिन दो दिए थे। ये आपके कैसे थे? ये तो वो थे बेसिक अमीनो एसिड थे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, और ये आपको डीएनए के पैकेजिंग में मिला था। दूसरा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सिर्फ हमने आपको बताया है, बहुत पहले से 11th क्लास से बताते चले आए हैं, नीट आ गया। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड जो होता है वो सिस्टीन और मिथियोनिन है। ये दो ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनमें सल्फर कंटेन होती है, और किसी अमीनो एसिड में सल्फर कंटेन नहीं होती है, ठीक है।
फिर क्या नाम और बताया हमने? सिस्टीन एंड मिथियोनिन। ठीक, आगे आते लार्ज कलरफुल फ्रैगमेंट्स फ्लावर विद नेक्टर आर सीन इन। Insect pollinating plants. देखिए अब Insect आपको में। पता है कि जब पॉलिनेशन होगा और अगर किसी एनिमल के थ्रू हो रहा है तो प्लांट्स क्या चाहेंगे, एनिमल्स क्या चाहेंगे प्लांट्स से? रिवॉर्ड। और रिवॉर्ड में दो वो या चीज़ तो आती हैं। कलर देंगे, कलर की वजह से आएंगे, या फिर या fragrance। उनके फ्रेग्रेंट की वजह से आएंगे, दो लिखे हुए एनसीईआरटी में, एक फ्रेग्रेंस और एक नेक्टर। ठीक है, नेक्टर नहीं है, नेक्टर भी। फ्रेग्रेंस और पॉलन ग्रेन। Pollen grain। नेक्टर तो उसलिए बनाता है कि वो बार-बार आए। हाँ हाँ, तो ये तो रिवॉर्ड ही तो है, एक तरीके का रिवॉर्ड है। इसके अलावा वो अंडे देने के लिए भी वो नेक्टर, सॉरी, उन्हें जगह मिलेगी। एमॉर्फोफिलस फ्लावर है, उसमें अंडे देने के लिए भी आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, इंसेक्ट से कलरफुल और लार्ज और ये सब चीजें। नेक्टर वाले में आपका बर्ड भी हो सकती है। ठीक है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, Colourless वो होते हैं। कलरलेस होंगे, बड़ा। उसमें खुशबू भी नहीं आएगी, नेक्टर भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स जो हैं जहाँ रिकॉम्बिनेशन होगा, और रिकॉम्बिनेशन कहाँ होता है? लता जरा पानी दे दो हमें। ठीक है, लता लेफ्टोटीन में क्या होगा? आपके डीएनए अपीयर होना शुरू होंगे। ठीक है, जरा जाइगोटीन में क्या होगा? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स आएगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच सिनेप्सिस होगी। ठीक है, यहाँ बीच में कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर पानी, इंटरनोड्यूल में भी वो क्रॉसिंग ओवर होगा, इसमें टेट्राड अच्छे से विजिबल होगा और क्रॉसिंग ओवर यहाँ पैकेटीन स्टेज में क्या होता है? आपका ये Crossing over। दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है और ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, जिसकी वजह से नोड्यूल्स बनेंगे जिन्हें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कहते हैं, और इसके लिए एंजाइम का यूज होगा रिकॉम्बिनेज। ठीक है, तो ये पैकेटीन में देखने को मिलता है रिकॉम्बिनेशन। ठीक, डाइकाइनेसिस इसके बाद दे दो डाइकाइनेसिस में क्या होता है? यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे क्रोमोसोम्स अलग अलग होने शुरू हो जाते हैं, तो एक्स शेप स्ट्रक्चर मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्यासमेटा। और डाइकाइनेसिस में डिप्लोटीन में ये हुआ, डिप्लोटीन में ये हुआ, और डाइकाइनेसिस में क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं? चल आते हैं इविल क्वाड्रेट के ऊपर। सबसे खतरनाक है Habitat loss एंड and फ्रेगमेंटेशन। ये चार के चारों इविल क्वाड्रेट है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन और एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन। ये चारों इविल क्वाड्रेट है। इविल क्वाड्रेट क्या होते हैं? वो चार चीजें जिनकी वजह से बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है। अब कह रहा है इसमें से भी सबसे ज्यादा कौन करेगा? हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, एनसीईआरटी की लाइन। यस सर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 136 हमें लगता है बॉटनी खत्म हो जाएगी, 50 क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत तेजी से। हाँ, बॉटनी में पूरा एक वीडियो निपटा देंगे, फिर जूलॉजी की दूसरी वीडियो। लेंटिकल्स, देखिए ये बात की बात है, ये हमारे सिलेबस से कट चुका है, इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। अरे नीचे वाला। ठीक है, मेलोनेट, देखिए सक्सिनेट डिहाइड्रोजन। सक्सिनेट डिहाइड्रोजन, ये आपको देखिए इसी क्वेश्चन को रिवर्स करके पूछ लिया 2024 में। समझ में आई बात नहीं? आप देखिए इसको एंजाइम को पकड़ लीजिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट एक और चीज मिला टॉपिक है आपको, एंजाइम। एंजाइम, उसकी एक्टिविटी, उसके एग्जांपल्स, उसके जो वो है नोमेनक्लेचर, इसके ऊपर क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। 2024 में उसका कैसे सब्सट्रेट और वो कैसे उसका वो आया था, पूरा वो दिखा दिया था। 25 दो क्वेश्चन भी आए कभी कभी एंजाइम के ही टॉपिक से, दो क्वेश्चन। 25 में एक ठीक है, आपने 2025 में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से ही शुरुआत करी है। आपका पहला क्वेश्चन ही ये था, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। देखिए कितना आ रहा है क्वेश्चन। यस सर। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जब इनहिबिशन होता है एंजाइम्स का, तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की कैटेगरी है। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में यहाँ पे मेलोनेट जो होता है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के को क्या करता है? इनहिबिट करता है उसके फंक्शन को। तो यहाँ पे आ गया आपका ये आंसर। ठीक है, डायरेक्ट पकड़ लीजिए, हम ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि 2024 में भी बता चुके हैं, 2025 वाले पेपर में भी पूरा हम समझा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। गटेशन और ये सारी चीजें जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में थी, वो चैप्टर ही हमारा उड़ नीचे चुका वाला है। भी नहीं है सर, ये भी नहीं है। जिंक, आयरन, बोरॉन, अभी हमने आपको बताया था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये उन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। Which of the following Klinefelter syndrome, देखिए आपको लास्ट में
डीएनए के जो आपके क्रोमोसोम्स थे, लास्ट वाला जिसमें डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये 3 आपके नाम आए थे। डाउन सिंड्रोम में 21st ट्राइसोमी की बात थी, लिक्टन डाउन ने इसकी डिस्कवरी करी, और ठीक है, ये 1986 में, वो सॉरी 1866 में, तो ये तो बात खत्म हो गया, ठीक। इसके बाद आता है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या होते हैं? सर पाम में लाइन नहीं होती है, हाँ। वो खुला रहता है, और टंग होती है, और टंग होती है, और क्लिनफिल्टर में ये गोल रहता है, और क्लिनफिल्टर में वो आता है गायनोक्रोमेस्टिया। हाँ, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम होता कब है? क्लिनफिल्टर सर जब जब X 47 क्रोमोसोम डबल X XY Y, XX, और Y, ये Y। कंडीशन आती है जब 47 क्रोमोसोम आपके होते हैं। हम्म। अच्छा, 47 क्रोमोसोम यहाँ भी होंगे, टर्नर ट्राइसोमी में भी 47 होते हैं, और लेकिन उसमें यहाँ नहीं आपका होते। ऑटोसोम बढ़ता है और यहाँ एक X क्रोमोसोम। ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट होता है विद गायनेकोमेस्टिया। और जो नीचे वाला होता है टर्नर, टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसमें XO कंडीशन आ जाती है, एक X क्रोमोसोम गायब हो जाता है। ओवरऑल फीमेल होती है लेकिन स्टेराइल होती है, ठीक है। 45 क्रोमोसोम इसमें देखने को मिलते हैं। चलिए, तो अब आ रही है बात क्लिनफिल्टर की, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? सर बी और ई होगा इसका। सच इंडिविजुअल्स है ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, यस सर। ठीक है, और फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट रिटार्ड हो जाएगा। बी और ई होना सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, स्टेराइल होते ही, बी और ई है। ठीक है। ये तो शॉर्ट स्टेचर्ड वाला जो है वो इसका डाउन है, सिंड्रोम का है। ठीक है। फिजिकल और साइकोमोटर शायद इसका है, तो उसका है सर फिजिकल, और वो इस वाले में उसी का है, वो डाउन सिंड्रोम का ही है, डाउन सिंड्रोम में या फिनाइलकेटोन्यूरिया का। फिनाइलकेटोन्यूरिया का किसी का नहीं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का है। चलो देखो इसका आंसर क्या है? हाँ सर सही है, सही देखिए। बी और ई, थर्ड बी और ई, ई। कहाँ जा रहा है? थर्ड ऑप्शन। थर्ड है बी एंड ई ओनली। क्लियर? यस सर। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। Which of the following combinations is required for chemiosmosis? देखो The first chemiosmosis के लिए chemiosmosis क्या होती है? केमियोस्मोसिस हाइपोथेसिस। हाँ, ये 2 जगह आपकी यूज हुई है। एक तो जब हम लोग देखिए बेसिकली एटीपी कैसे बनता है उसको बताने के लिए जो हाइपोथेसिस दी गई उसे कहते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, और एटीपी बनने के लिए आपका ये भी होता है और दूसरा आपका ये भी होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। थैलेकॉइड। क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकॉइड के अंदर भी होता है। समझ में आई बात है? ये दोनों चीजें। अब वो क्या कह रहा है कि इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरत होंगी। Potassium ये का तब membrane, केमियोस्मोसिस potassium होती कब है? जब आपकी एटीपी का फॉर्मेशन कब होगा? प्रोटॉन जब यहाँ प्रोटॉन ढेर सारे gradient। होंगे और अंदर कम होंगे तो प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा, यस सर। यानी प्रोटॉन पंप की जरूरत भी पड़ेगी, मेम्ब्रेन की प्रोटॉन ग्रेडियंट की भी जरूरत पड़ेगी, मेम्ब्रेन की भी जरूरत पड़ेगी, चैनल की और पड़ेगी। एटीपी सिंथेज एंजाइम की भी जरूरत पड़ेगी, हाँ सर। है ना? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? No. आंसर क्या जाएगा इसका? है आंसर फर्स्ट? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नो सर। नहीं। अब जरा हमें एक बात छोटी सी बता दो, क्लोरोप्लास्ट की बात चल रही है, इसकी तो फिर से एक रिवीजन। मेम्ब्रेन के बारे में बताओ, कौन सी ज्यादा परमेबल? क्लोरोप्लास्ट की बाहर की ज्यादा होता बाहर है, की, और उसकी की अंदर वाली। ठीक, क्लोरोप्लास्ट की बाहर वाली मेम्ब्रेन ज्यादा परमेबल, माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली अंदर मेम्ब्रेन वाली। ज्यादा परमेबल। इतनी बातें तो अब तो रट गई होंगी, रिवीजन होते होते ही तो रट गया होगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट, ठीक है। 141 का आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट जाएगा। तो नीचे वाला ऐसी शुगर ना कर। How many different proteins does the ribosome consist 80. of? 80 प्रोटीन्स का होता है। देखिए ये इतना उन्होंने लिखा नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। राइबोसोम की जो स्मॉल सब यूनिट होती है और लार्ज सब यूनिट होती है, इसमें कुछ प्रोटीन्स भी दिए हुए होते हैं जो इन्होंने लिखे नहीं है। आप बस याद कर लीजिए कि 80 है इसका आंसर, है? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट 143 क्या कह रहे हैं? Assertion reason है, a flower is defined as modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem। क्या ये बात सही है? सही है। ये बात बिल्कुल सही है। मॉडिफाइड शूट होता है, हम आपको जब भी बताते हैं शुरुआत ही यहीं से करते हैं कि फ्लावर है क्या। यस सर। इसके बाद इंटरनोड ऑफ शूट गेट्स कंडेंस्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लिटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। क्या ये बात भी सही है? सही है। अलग अलग नोड्स से आपको अलग अलग चीजें, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये लिटरली मिलता है। क्या ये बात सही है? आंसर इसका क्या जाएगा? एक्सप्लेन भी तो सही करी फर्स्ट हाँ होगा। बिल्कुल, तभी तो ये हुआ। ठीक, ये इसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया। फर्स्ट इसका आंसर जाएगा, यानी कि
असर्शन सही, रीजन सही Reason और सही। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है अगला क्वेश्चन? 144। In gymnosperm the pollen grain are released. ये भी असर्शन रीजन है, कह रहा है इन जिम्नोस्पर्म्स द pollen grain are released from microsporangium and carried by air currents। हाँ सही बात है। तो ये- माइक्रोस्पोरेंजियम से होता है और एयर करंट्स के थ्रू जाता है, ये बात सही है। क्या ऐसा होता है pollen grain हाँ, हाँ, माइक्रोस्पोरेंजियम से? बिल्कुल सही है। रीजन गलत है। दूसरा कह रहे हैं एयर करंट्स कैरी द pollen grains to the mouth of archegonia where the male gametes are discharged and pollen tube is not formed। बनती है इनमें बनती है। pollen tube तो बनती है, उसमें pollen chamber भी होता है, क्योंकि इसके अंदर जो उसका ओव्यूल होता है वो कैसा होता है? ऑर्थोट्रोपस और यूनिटेगमिक। ठीक है, ऑर्थोट्रोपस कंडीशन यानी यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे होता है। यूनिटेगमिक मतलब एक इंटेगुमेंट होता है, यहाँ पे इसका पॉलन चेंबर होता है, यहाँ से इसकी आर्चिगोनिया होती है। पॉलन चेंबर में क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स आ जाते हैं और यहाँ से पॉलन ट्यूब निकाल के यहाँ तक ले जाते हैं आर्चिगोनिया तक। ठीक है, तो ये तो यार होता है, ये कह रहा है कि ऐसा नहीं होता है, ये बात तो हो गई। क्या तो असर्शन सही, रीजन गलत। क्या आएगा? थर्ड। क्लियर? Yes, yes. आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए पॉपुलेशन इंटरेक्शन के ऊपर ये क्वेश्चन है, कह रहा है म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म और पैरासिटिज्म क्या होते हैं? म्यूचुअलिज्म में जब दोनों को फायदा होता है, ठीक है। कमेंसलिज्म में एक को फायदा, एक को ना फायदा ना नुकसान। एमेंसलिज्म में इसका जैसा और पैरासिटिज्म एक को फायदा एक को नुकसान। एक को फायदा एक को नुकसान। पैरासिटिज्म में एक को फायदा एक को नुकसान, थर्ड मिला दें। सेकंड ऑप्शन। एमेंसलिज्म में एक को नुकसान एक को ना फायदा ना नुकसान। कमेंसलिज्म में एक को फायदा ना नुकसान दूसरे को, और म्यूचुअलिज्म दोनों को फायदा। क्लियर है? Yes, sir. मैच हो गए? ठीक। कोई इसका एग्जांपल बताओगे? हाँ सर। बताओ, म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल बताओ। म्यूचुअलिज्म का हम आपसे पढ़ रहे, आपको फीस दे रहे। अरे यार, सर को क्या? जो एनसीईआरटी का एग्जांपल दिए हैं वो बताओ। एनसीईआरटी में यक्का एंड मौत। यक्का एंड मौत, यक्का। ठीक है। हाँ। जो मौत है वो उस यक्का के अंदर जाके अंडे दे रहा है और उससे उसमें पॉलिनेशन हो रहा है। सर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप सी एनिमोन और हमारा क्लाउनफिश। कमेंसलिज्म में सी एनिमोन हमारा क्लाउनफिश। सी एनिमोन और क्लाउनफिश। जो क्लाउनफिश होती है वो सी एनिमोन के अंदर जाके छुप जाती है, उसको तो प्रोटेक्शन मिल गया, उसके टेंटिकल्स से जो आएगा उसको तो वो बचा लेगा, लेकिन सी एनिमोन को तो ना फायदा है ना नुकसान। एमेंसलिज्म का एग्जांपल नहीं दिया है, लेकिन हाँ बताइए। एक ये हो सकता है कि सर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से हम लोग कोई एंटीबायोटिक निकाल दी है कोई कंपनी। यस यस यस, वही वाला है। जब एंटीबायोटिक निकाले थे पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन में जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया था वो तो बेचारा मर जा रहा था, लेकिन पेनिसिलिन नोटेटम जो होता है वो पेनिसिलिन निकाल रहा है, वो पेनिसिलिन निकाल रहा है। तो बैक्टीरिया को बेचारे को नुकसान हुआ, लेकिन फंगस को ना फायदा या ना नुकसान हुआ। अगला आता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में तो आपको पता है पैरासाइट्स जो होते हैं हमारे अंदर, एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स, ठीक है। तो पैरासाइट्स में हाँ ब्रूड पैरासिटिज्म उसमें आता है, स्पैरो और उसमें स्पैरो और लेकिन पैरासिटिज्म में भी तो दोनों को नुकसान होना चाहिए। नहीं सर, एक को तो फायदा एक को नुकसान। हाँ, एक को फायदा एक को नुकसान। हाँ, ब्रूड पैरासिटिज्म जिसमें कुकू ही होते हैं, वो क्या करते हैं, कुकू क्रो के अंदर जो है, क्रो के नेस्ट में अपने अंडे दे देते हैं। उसके अंडे भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं, तो वो अपने अंडे उसको फेंक देता है। उसका एक वैसे बना लेता है। तो अब वो भी एवोल्यूशन के थ्रू हुआ है, तो क्रो को तो नुकसान हो गया और कुकू को फायदा हो गया, ठीक है। तो एक को फायदा एक को नुकसान, तो ये हमारा एग्जांपल्स भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो, ठीक है। अरेंज द स्टेप्स इन करेक्ट सीक्वेंस। देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने 1972 में सबसे पहले बनाया था। PBR322 ठीक है, नहीं अच्छा, उन्होंने साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम लिया था और उससे निकाला। क्या साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम था? स्टैनली कोहेन हर्बर्ट बॉयर ने क्या लिया था? तो आपने साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम को किसने लिया था? स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने। क्या कहा? उस
बैक्टीरिया को लिया, उसके अंदर से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन निकाल लिया, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन निकाल के किसी प्लाज्मिड के साथ में जोड़ दिया, और ये प्लाज्मिड ई कोलाई का था, इसको ई कोलाई के अंदर वापस डाल दिया, और ये यहाँ ग्रो करेगा और इस मल्टीप्लाई कर जाएगा। ये तो एक तरीका था नॉर्मल इसको मल्टीप्लिकेशन का और इससे डिजायर्ड प्रोडक्ट लेने का। एक तरीका और आता है जीन को एम्पलीफाई करने का, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इससे भी जीन एम्पलीफाई हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले हमें निकालना है अपना जीन, डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन को निकालने के लिए आपको उसे कट करना पड़ेगा एक स्पेसिफिक लोकेशन पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू, ठीक है। आपने यहां से इसे जीन को कट कर लिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू, फिर इसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से वेक्टर को भी कट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप वेक्टर को कट करेंगे और तब इसको किसी वेक्टर के साथ में मिला देंगे, ठीक। लेकिन यहां पे पूरा इतना इन्होंने नहीं कहा, और फिर इसको किसी होस्ट के अंदर डाल देंगे, ठीक। अब इन्होंने ये तो वेक्टर लेस मेथड की बात कर रहे हैं, यहां पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसको हमें एम्पलीफाई करा देना पहले, तो पहले एम्पलीफाई करा देंगे पीसीआर के, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू से एम्पलीफाई करा देंगे, ठीक है। पीसीआर के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? पहले सर उसमें सबसे पहले डीनेचुरेशन, फिर एनीलिंग, फिर एक्सटेंशन, समझ में आएगा? ये एनीलिंग में आके प्राइमर अब तो अब यहाँ के स्टेप समझिए। तो कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये भी हो सकता है, या आप आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड फ्रेगमेंट से शुरू करो, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करोगे, फिर इंसर्शन करोगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के होस्ट के अंदर, नहीं एम्प्लीफिकेशन करोगे फिर इसका। तो पहले आप या तो इसको रख दो या पहले इसको रख दो, दोनों ही कंडीशन में सेम रहेगा, ठीक है। आप एक लेके चलो, सबसे पहले आपने आइसोलेशन किया, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, आपने आइसोलेट कर लिया डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को, फिर उसके बाद क्या करा आपने, इसको फिर कट करेंगे, कट एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वहां से इसे कट करके ही तो निकालेंगे। वैसे तो आपको यहां से करना चाहिए, कट करके फिर आपने आइसोलेट किया, फिर एम्पलीफाई किया। सबसे पहले आपने यहां से कट किया, फिर आइसोलेट किया, फिर एम्पलीफाई किया, और फिर इसे इंसर्ट कर दिया किसी दूसरे होस्ट में, ताकि ये आगे बढ़ जाए। तो आप मोस्ट अप्रोप्रिएट तो फर्स्ट वाला ही जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, लेकिन इसके आंसर्स जब देखे गए तो दोनों ही इसके आ रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड, दोनों ही इन्होंने करेक्ट माने हैं एनसीईआरटी नीट ने। स्टेटमेंट फर्स्ट है, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल states two closely related species species competing for same resources cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। In general, carnivores are the most adverse. दूसरा कह रहा है, in general carnivores are more adversely affected by competition than herbivores। NCERT की लाइन herbivores ऊपर होगा, herbivores जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं अफेक्ट कार्निवोर्स से, तो ये तो गलत पॉइंट लिखा हुआ है, ये सही पॉइंट लिखा, कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज इंफीरियर वाले को खत्म कर देती है जब रिसोर्सेज कैसे हो, लिमिटेड हो, है ना, अनलिमिटेड में नहीं लिमिटेड में कंडीशन चलती है। तो फर्स्ट वाला तो सही है, दूसरा वाला गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज फॉल्स। मैच हो गया? यस। चलिए आगे बढ़ो। 148 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, किसमें क्या क्या होगा? 147 वाला 47 147 ठीक ठीक है। ठीक 146 148 148 जो है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। देखिए डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देना। कार्बन डाइऑक्साइड किसमें निकलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में निकलती है, ठीक है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज या सिट्रेट सिंथेज या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। देखिए ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है ईएमपी पाथवे, ठीक है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कराता है। ऑक्सीडेटिव नहीं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन तो उसके अंदर होगी ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आ जाएगा। ठीक,
हाँ ये तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, हाँ। और ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज और डी का फर्स्ट और सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को ही हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, तो सिट्रेट सिंथेस एंजाइम। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या है? इसका सर फोर्थ वाला है। ठीक। 148 का 4। हाँ सर ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 के कुछ ऑप्शंस हैं, आपको बताना है जो करेक्ट नहीं। सही है ही नहीं, कट है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन एल्को ब्लूम वही सब कुछ। अरे सी। वाटर हाइसेंट टॉक्सिक सब्सटेंस इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये पॉल्यूशन चैप्टर का है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको सीवेज वगैरह के मिल जाते हैं, जहाँ सीवेज ट्रीटमेंट वाला। ब्लूम ही है सर। एक एल्गल ब्लूम कॉज एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इम्प्रूव वाटर क्वांटिटी, इम्प्रूव वाटर क्वालिटी एंड प्रमोट्स फिशरीज। एल्गल ब्लूम जो होता खराब कर देता है है। जब न्यूट्रिएंट पानी में बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ऊपर की तरफ पूरे में प्लांट्स छा जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर नहीं जा पाती है सनलाइट और ऑक्सीजन अंदर नहीं होती, तो अंदर वो लोग मर जाते हैं ऑर्गेनिजम्स वगैरह। फिशरीज बढ़ाएगा नहीं तो मर जाते हैं। करेगा। यही है तो वैसे। ये तो गलत है। दूसरा कह रहा है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज पॉल्यूटेड वाटर बॉडी कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, सही है। हैं, डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, यस सर। यही तो होता है ना। वाटर हाइसेंट इसी को कहते हैं बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बढ़ जाती है जब पॉल्यूशन ज्यादा होता है, वाटर बॉडीज में ऐसी कंडीशन हो जाती है कि ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, तो सीवेज का बीओडी बढ़ जाता है। यही तो बात लिखी हुई है, इसी को तो लिखा है इन्होंने, तो आप इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर से रिलेट कर सकते हो। और वाटर हाइसेंट वाला भी कर सकते हैं। दूसरा है वाटर हाइसेंट ग्रो अबंडेंटली इन यूट्रॉपिक लिखा हुआ वाटर है। बॉडीज एंड लीड्स टू इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम डायनामिक्स। आपको पता ही है वाटर बॉडीज, टेरर ऑफ बंगाल की बात हुई और बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, वो नीचे ही वाला है। तो ये भी सही बात लिखी हुई है। द अमाउंट ऑफ सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंक्रीजेस इन द ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। आपने इसको कहाँ पढ़ा है? बायोमैग्निफिकेशन टॉपिक पढ़ा है आपने 10th क्लास में, जब आपने पढ़ा कि डीडीटी जो था, प्लांट्स अगर चला जाता है बहके तो खराब हो एक जाता है। इकोसिस्टम में नहीं ये डिग्रेड नहीं होता है, बायोडिग्रेड नहीं होता है, तो इसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? वो चीजें जो बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं होती हैं वो हर ट्रॉपिक लेवल में सक्सेसिवली बढ़ती जाती हैं। अरे ये टॉक्सिसिटी वाला है। हाँ, टॉक्सिसिटी यानी डीडीटी का यही नहीं। धीरे धीरे इसमें भी बढ़ता रहता है। 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो बायोमैग्निफिकेशन, ये 10th क्लास का टॉपिक है कि आपने फिश में फिश सबसे पहले क्या हुआ, पानी में चला गया, हाँ। पानी से एल्गी में गया, एल्गी को फिश ने खाया, फिश से और ऊपर गया, फिर लार्ज फिश तक पहुंचते पहुंचते एक्यूमुलेट हो गया, उसके क्वांटिटी एक्यूमुलेट हो, लोगों को भी दिक्कत हाँ नहीं तब फिर हम तक पहुंच जाएगा। तो एक्यूमुलेट हो रहा है ना, एक्यूमुलेट यानी बढ़ता चला जा रहा है, मैग्नीफाई होता चला जा रहा है, और बायोलॉजिकली मैग्नीफाई हो रहा है, इसे कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। वही बात ये लिखी हुई है, तो ये बात भी सही लिखी हुई है। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट सही, 3 पॉइंट सही है और 1 पॉइंट ये गलत है, वही गलत पूछना है, वो सेकंड ऑप्शन है। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आए। वही आगे फिर से क्वेश्चन दोबारा से बताइए। सी का सेकंड किसमें से? सेकंड ऑप्शन है। क्विसेंट स्टेज कौन सी होती है? क्वेश्चन सर जिसमें इनएक्टिव होता है, जहाँ इनएक्टिव फेज है, जहाँ डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, एम फेज में इक्वेटोरियल, G2 में प्रोमोट होती प्रोटीन सिंथेसिस होती है। एम फेज जो होती है ये माइटोसिस और मेयोटिक होती है ना? नहीं ए का फोर्थ ए का 4 होगा। ये बीच में तो इक्वेशनल डिवीजन जीवन, बीच में तो एम जीवन है। माइटोसिस फेज है। जीवन क्या होता है? बीच में इंटरवल होता है। बिटवीन माइटो। हाँ, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन ही है यदि हुई। ठीक है, ये वाला ये तो सेकंड सेकंड जाएगा, नहीं रुक जाइए, देख लो 150 का थर्ड जाएगा, थर्ड देख लो हाँ, ऑप्शन। हाँ। सी का सेकंड वाला देखे ना, सी पे सेकंड क्वेश्चन स्टेज जो है वो ठीक है, बस सही हो गया सही। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए और पूरा बॉटनी का टॉपिक निपटा दिया 2022 का। अगर इसी स्पीड से चले तो 2021 और 20 तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हैव अ नाइस डे।